बट मुझे लगता है पैसा बनाने का लंबे समय में एक ही फॉर्मूला है, उसको मैं कहता हूँ एसटीपी। एसटीपी है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, आपका करियर 30 साल से आपने 1992 का बुल मार्केट देखा, 2008 का क्रैश देखा। उस समय पर आपको हमेशा लगेगा कि यार अब क्या होगा, हाँ, पर वो जिसने विश्वास बनाए रखा उसी के वो 10,000 के 20 करोड़ आज हो पाए। अभी एवरेज एज इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 जब हम आज़ाद हुए तब 36-37 साल थी। आज वो मेरे ख्याल में उसकी डबल होगी, और अगले 20-30 सालों में जिस तरह से मेडिकल साइंस की उन्नति हो रही है वो शायद 100 साल हो जाए। तो आपको 30-40 साल तक पैसा चाहिएगा, तो आपको 20-30 साल 40 साल तक पैसा लगाना है, 20-30 साल उसको यूज़ करना है। तो सोच जो है वो कई दशकों की होनी चाहिए, वर्षों की नहीं होनी चाहिए। कैन एआई एवर रिप्लेस अ फंड मैनेजर? That generative AI is my person of the year. एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एज एम्फी चेयरमैन? कि अभी म्यूचुअल इंडस्ट्री में आपकी अभी टॉप प्रायोरिटीज क्या है? और इंडस्ट्री को बढ़ाना है बहुत। अभी तक हमने हमारे 5 साल पहले करीब 2 करोड़ यूनिक पैन लेवल पर निवेशक थे, आज 5 करोड़ वो क्रॉस हो गए। 3-4 करोड़ इन्वेस्टर्स पिछले 5-7 सालों में जुड़ गए। 4,000 करोड़ महीने की SIP थी 2016 में, आज 25,000 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन नंबर कहीं गुना हो जाएगा। अगर आपके पास एक बिलबोर्ड होता, बहुत बड़ा बिलबोर्ड, जिस पे आप कुछ भी एक मैसेज लिख सकते हैं फॉर ऑल द इंडियन इन्वेस्टर्स, तो वो क्या मैसेज होता? कहते हैं, जब आँखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनका अरमान है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, एंड ही हैज़ डन दिस सक्सेसफुली फॉर लास्ट 30 years with a proven track record. Let me welcome Mr. Navneet Munot, who is the MD and CEO of HDFC AMC. He is one of India's top fund manager and manages more than 8 lakh crores for 1 crore Indians. Thank you, Navneet ji, for taking out time for this podcast. Looking forward to have a fun and insightful conversation with you today. Thank you, Saurabh. Entirely my pleasure. Thanks for coming to our office, and it's indeed a great honor and a privilege to be in this job. In SDFC, as you rightly said, our mission is to be the wealth creator for every Indian. और ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें इन्वेस्टर्स की सेवा करने का मौका मिलता है। यस नवनीत जी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन से करूँगा, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो हम सभी नवनीत मुनोत जी द फंड मैनेजर को जानते हैं, बड़ा ब्यावर जैसे छोटे से शहर में आते हैं राजस्थान से। इनफैक्ट आपने अपनी पढ़ाई भी वहाँ की, तो वहाँ से एक इतनी बड़ी कंपनी का MD एंड CEO बनना, आई एम श्योर ये जर्नी ईजी नहीं रही होगी। इसके बारे में मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की कि कैसे ये हुआ, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला ना। श्योर सब व्यूअर्स इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसको अगर आप डिटेल में बता पाएँ कि इतने छोटे शहर से आके इतनी बड़ी कंपनी के CEO आप बन गए, मार्केट वेटरन है आप है क्या, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। कई बार मैं कहता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि आप वहाँ से निकल के यहाँ कैसे पहुँच गए, तो मैं कहता हूँ शायद मेरा वहाँ जन्म हुआ इसीलिए मैं यहाँ पहुँच गया। कई चीज़ें ऐसी होती है दैट जो हमें ऐसी जगहों पे सीखने को मिलती है वो और कहीं सीखने को नहीं मिल सकती है। तो मेरा ब्यावर में जन्म हुआ, मैंने पढ़ाई वहीं से करी, CA भी वहीं से किया, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा। हमारा परिवार काफ़ी एक्टिव था समाज में, वहाँ के जो व्यवसायी उद्यमी ग्रुप है उन सब में बहुत एक्टिव था, और बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो याद दिलाती रहती है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उस ज़माने में जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस ज़माने के पहले भी मेरे पापा रोज़ वो BBC रेडियो सुनते थे, और या मैंने ये भी वॉइस ऑफ देखा आपके अमेरिका। पापा और पापा को पढ़ने पे बहुत उनका हाँ, तो अब जोर एक था। लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ, एक जैन सांखला लाइब्रेरी थी, या स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, वो रोज़ एनकरेज करते थे बुक्स लेके आओ, और कोई भी सब्जेक्ट के ले आओ। मैं कई बार पूछता था इसकी, बोले कोई भी ले आओ, हिस्ट्री ले आओ, फिलॉसफी ले आओ, कोई भी योगा पे ले आओ, कोई भी चीज़ पे ले आओ, फिज़िक्स पे ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, लेकिन पढ़ते रहो और सीखते रहो, लोगों से मिलते रहो। कोई भी आता था तो मिलते रहते थे। सो बड़ा सीखने को मिलता था, और लक का बड़ा रोल होता है लाइफ में, जीवन में हर चीज़ में। अगर मैं देखूं, अगर डॉट्स का अगर आप कनेक्ट करें अपने जीवन के, तो आपको लगेगा कि कहीं तो यूनिवर्स में कुछ एक शक्ति होती है, या यूनिवर्स का एक प्लान होता है।
तो उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता रहता है। तो मैंने सीए करा, वहीं आर्टिकलशिप थी मेरी केसिड ओशियन कंपनी में, और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। उस समय तो ब्यावर में सेंटर नहीं होता था, तो हमें या तो जयपुर या जोधपुर जाके एग्ज़ाम देना होता था। इंटर मैंने शायद जोधपुर से दिया, जयपुर में फ़ाइनल का एग्ज़ाम दिया और मेरी रैंक आ गई। मेरे को भी नहीं पता था, 3 या 4 दिन बाद जब कुछ कंपनीज़ के लेटर्स आए इंटरव्यू के, तो पता चला अच्छा मेरी रैंक आ गई है। सो रैंक आ गई, इंटरव्यूज़ दिए और मैंने बिरला ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेहनत करते रहे तो सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत मैं आपको बात बताता हूँ सौरभ, एक मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है आउटलायर्स, यस, उसमें ऐसा कोइंसिडेंस दिखाते हैं कि जो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है जैसे सिलिकॉन वैली में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, स्टीव जॉब्स, पॉल मैकली, अपना पॉल एलन, बिल गेट्स, विनोद खोसला, लैरी एलिसन, आई थिंक सब लोगों में कुछ तो सिमिलरिटी है कि उन सब का 1955-56 के आसपास जन्म हुआ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने बुक। तो मुझे लगता है कि भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप अर्ली 90s में आ गए तो आप एकदम सही समय पर थे यहाँ पर। और जब देश में लिबरलाइजेशन हुआ, देश में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, मार्केट जब बढ़ने चालू हुए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़नी चालू हुई और हम उसके साथ जुड़ गए शुरू से, और अगर आपने 2 चीज़ ध्यान रखी, एक आपने मेहनत करी और एक आपने इंटेग्रिटी अपनी अच्छी रखी, ये एक वैल्यू सिस्टम था और एक मेहनत थी और अच्छा पर्पस था, तो लोग बढ़ते चले गए। तो हमारे साथ के जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये कहता हूँ कि हमने शायद कुछ ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हम सही समय पर सही जगह पर थे। राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बिल्कुल। इस जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। एंड जो आपका ये मिशन है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे 4 या 3-4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इन स्टॉक मार्केट। तो इस पे लाइक व्हाट इज़ योर व्यू कि कैसे पैसा बनता है। तो मैं छोटा सा था ब्यावर में, मैं 11 साल का होऊंगा तब मैंने एक IPO में निवेश किया, 1981-82 की बात है। उसके बाद ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी करते थे। हमने 1985 की बहुत तेज़ी देखी, बाद में मंदी देखी, 91-92 का हमने बूम एंड बस देखा, पर ये समझ में नहीं आता था। कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कभी समझा नहीं, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कभी समझा नहीं। उसके बाद भी कई सालों तक हम समझे नहीं कि सेविंग्स को किस तरह से निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सोचना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की वैल्यू आपको लंबे समय में कैसे पता चलती है, ये सब नहीं था। बहुत साल बाद जब औरों को पढ़ा, औरों को समझा, तब धीरे धीरे पता चला। तो मैं कई बार कहता हूँ कि लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं आजकल। एक बात अच्छी है भारत में कि लोगों में एक रुझान बढ़ा है, लोगों में एस्पिरेशंस बढ़ी हैं, लोगों में एम्बिशन बढ़ा है, लोगों में समझ बढ़ी है कि अगर पैसा क्रिएट करना है, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है लंबे समय में, तो कुछ तो रिस्क लेनी पड़ेगी। तो और वो रिस्क आप शेयर बाज़ार के जरिए ले रहे हैं, कोई और चीज़ के लिए कर रहे हैं। शेयर बाज़ार में भी कई तरीके हैं, कोई F&O ट्रेडिंग कर रहा है, कोई तो अपना इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ अपना स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट मुझे लगता है पैसा बनाने का लंबे समय में एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला मैंने एक एक्रोनिम कर दिया ताकि लोगों को याद रह जाए। उसको मैं कहता हूँ STP। तो एक तो हमारी इंडस्ट्री में STP होती है, साउंड एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। दूसरा STP है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही निवेश कर दिया, उसको लंबा समय दे दिया और संयम रख लिया। संयम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव आएंगे, बाज़ार में गड़बड़ होएगी, बाज़ार में रोज़ वॉलेटिलिटी रहेगी। आप हफ्ते पर देखेंगे, महीने देखेंगे, साल भर देखेंगे, दशकों तक देखेंगे, बाज़ार में हमेशा वॉलेटिलिटी रहेगी। उस वॉलेटिलिटी में वो संयम रखना ज़रूरी है कि लंबे समय में लेकिन पैसा बनेगा, उस लंबे समय तक रहना ज़रूरी है। और सही निवेश, स्टार्टिंग निवेश अगर आपने सही नहीं करा तो कितना भी समय दे दिया, कितना भी संयम रखा, तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर गलत कंपनी में निवेश हो गया और आपने कितना भी संयम और कितना भी समय दे दिया, तो भी पैसा नहीं बनेगा। म्यूचुअल फंड्स आपकी जर्नी को बहुत ही आसान बना देते हैं। आप छोटे से पैसों से भी आप शुरू करें और धीरे धीरे वो पैसा बड़ा हो जाता है। कल ही परसों हमने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की 30वीं वर्षगांठ मनाई। तो जिसने 1000 रुपये की SIP करी, उसके 2 करोड़ रुपए हैं आज। बट मैं रेस्पॉन्सिबल फंड मैनेजर कहूँगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नो गारंटी और प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मैं ये भी कहूँगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि उसमें हर साल कभी वॉलेटिलिटी नहीं हुई, कई ख़राब साल भी निकले, पर उसके बाद भी इतना पैसा बन गया अगर आप में नियमितता थी, अगर आप में अनुशासन था और अगर आपने अपना धैर्य रखा, तो एक लंबे समय में अच्छा पैसा बन गया। भारत में संभावनाएं हैं।
यस, जैसा कि हमने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का कहा, मैंने कल पढ़ रहा था कि 19% CAGR फॉर लास्ट 30 ईयर्स। तो सी दो तरीके हैं पैसा बड़ा कमाने के लिए, एक तो लंबा समय तक वेट करना है जो आपका कंपाउंड होगा, और राइट निवेश करना है। हाँ, बट बहुत सारे लोग, अभी इतनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है राइट इंडिया में, इतने टाइप्स है, फ्लेक्सी, लार्ज। सो एक एवरेज इन्वेस्टर जिसको मार्केट में अपनी जर्नी शुरुआत करनी है, कि एज यू सेड कि राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अब इंडिया जिस तरीके से ग्रो करने वाला है, like to be a 30 trillion economy in many years. So how can a person find the right mutual fund? कि सपोज कोई बंदे को म्यूचुअल फंड में डालना है, तो व्हाट शुड बी हिज अप्रोच कि यार मैं कौन से म्यूचुअल फंड में डालूं? हाँ। तो लोग क्या करते हैं, लोग कोई वेबसाइट पे जाएंगे या कहीं पे पूछेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न जिसने Yes. दिया है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, ऐसे कर देंगे, वो सही तरीका नहीं है। जहाँ तक तो हो, कोशिश करनी चाहिए कि आप एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढें, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें और उनकी मदद लें। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है या कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कोई दवाई, कौन सी दवाई लें। कोई छोटा मोटा बुखार आ गया, ठीक है, एक कोई दवाई ले ली, बात अलग है, बड़ा अपने को लगा। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि एक बीमारी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको समझना, आपके क्या गोल्स हैं उसको समझना, आपकी क्या इनकम है, क्या स्पेंडिंग है, कितने आप सेव कर सकते हैं, कितने समय के लिए सेव कर सकते हैं, किस गोल के लिए सेव कर रहे हैं। अगर आप एक बच्चों की पढ़ाई, आज कोई 5 साल का बच्चा है और उसको पता है कि भाई 10 साल 15 साल बाद उसको कॉलेज भेजना है, यूनिवर्सिटी भेजना है, इतना खर्चा होगा, तो उसके लिए बचाना है, या रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस खड़ा करना है, किस निवेश के लिए कर रहे हैं, कितना समय आपके पास, कितना हर महीने लगा सकते हैं, कितनी आपके रिस्क एपेटाइट है। हर 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं। एक परिवार में भी 2 भाई होंगे या एक भाई और एक बहन होंगे। एक शायद ऐसा होगा कि बाज़ार 10% गिर गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत बार बाज़ार में उतार चढ़ाव आता है, कोई बात नहीं। एक भाई ऐसा होगा जिसको बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा कि अगर लाख रुपए का बैलेंस था और आज 90,000 हो गया, तो वो घबरा जाएंगे और बोलेंगे नहीं मेरा रिडीम कर दीजिए, तो फिर उनका एसेट एलोकेशन अलग रहेगा। तो अपने आप को समझना, इसको मैं कहता हूँ कई बार, KYC तो सब करते हैं, नो योर कस्टमर बट अंडरस्टैंड योर कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, कि उनको समझो आप अच्छे से, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको कैसा निवेश चाहिए। तो किसी की मदद लीजिए और वो फिर उसके हिसाब से एक एसेट एलोकेशन करते हैं कि भाई आपको इतना इक्विटी लेना चाहिए, बिकॉज इक्विटी में रिटर्न अच्छा आएगा लंबे समय में, पर बीच में गड़बड़ ज़्यादा होएगी, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होएगी। इतना फिक्स इनकम या डेट फंड चाहिए, इतना आप एक लिक्विडिटी रखिए, भाई 3 महीने 6 महीने का खर्चा है, एक इमरजेंसी फंड है, लिक्विड फंड में लगा दिया, इतना आप थोड़ा सा एक गोल्ड फंड में लगा दीजिए, तो उसको एक एसेट एलोकेशन कर देना, उसके बाद फंड चूज़ होता है। बट अभी लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले उल्टा करते हैं, सबसे पहले जाकर के एक फ़ंड देखा, सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया लास्ट 1 साल में, और उस फंड में लगा देते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। ये सर, जैसा कि आपने भी कहा कि पास्ट परफॉर्मेंस पे मत जाइए, लुक फॉर योर आपकी बट रिस्क एक आपको एक आइडिया आता है जब आप Yes. एक फंड हाउस को देखते हैं, जब आप एक फंड को देखते हैं और उसमें अगर एक लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड है, पर ऐसा नहीं है कि 19% तो अगले 30 साल 19% आएगा। उस समय इन्फ्लेशन ज़्यादा था, उस समय ब्याज की दरें ज़्यादा थी, उस समय का बाज़ार अलग था, आज का बाज़ार अलग है। आज इन्फ्लेशन की रेट अगर 4% हो गई, तो अगर आपको 10-12% भी अगर बन रहा है, तो भी आपको उससे 5-7% ज़्यादा बन रहा है, तो आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। यस नवनीत जी, काफ़ी अच्छे से आपने आंसर किया कि नो योर रिस्क एपेटाइट एंड देन इन्वेस्ट, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की यार 6 महीने में जो म्यूचुअल फंड चल गया उसमें नहीं। एंड आप एमपी के चेयरमैन हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई इन्वेस्टर है, सर मैं तो ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ सर, मेरे को ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, कहीं भी 18-20% बन जाए। मैंने कैसे बन जाएगा भी 18-20%? अब बाज़ार देखो, वैल्यूएशंस देखो, इंडिया की इन्फ्लेशन की रेट देखो, अगर इतना कैसे बन सकता है? सर आपने एमपी के चेयरमैन हैं, म्यूचुअल फंड सही कैंपेन, लाइक उसके वजह से पिछले महीने मैं देख रहा था 25,000 करोड़ की SIP हो रही है। लाइक इंडिया में जो लोगों में जागरूकता आ रही स्टॉक मार्केट में, इनफैक्ट मैं ये पढ़ रहा था कि बैंक्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास डिपॉजिट्स ही नहीं आ रहे, पैसा मार्केट में जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने वो, लाइक जिस तरीके से लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, वो काफ़ी अच्छा है। बट मुझे ये जानना है कि आने वाले दिनों में, बिकॉज यू वांट टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, अब इंडिया में काफ़ी कम परसेंटेज लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में एक्टिवली। सो हम जो बाकी लोग बचे, जिस इंडिया में काफ़ी फाइनेंशियल अभी भी बचा हुआ है, सो व्हाट इज़ योर अप्रोच या HDFC की अप्रोच कि हम जो बाकी लोग हैं रूरल एरियाज़ में जो मार्केट से डरते हैं, उनको हम मार्केट्स में कैसे लेके आ सकते हैं? सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में पैसा आने से डिपॉजिट में फ़र्क पड़ता है। चाहे आप भिलवाड़ा में हो, चाहे विजयवाड़ा में हो, चाहे सिलीगुड़ी में हो, आप जब चेक देते हो एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के नाम का, तो आपका बैंक में बैलेंस है, हमारे यहाँ आ गया वो पैसा, हमारा भी बैंक में ही पड़ा है वो। जब हमने वो स्टॉक खरीद लिया और सपोज़ आपने वो स्टॉक बेचा,
आया वो हमारे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू, बट पैसा तो बैंकिंग सिस्टम में ही रहा ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बैंक्स पे। बट जो दूसरी बात कही आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी सब जगह पहुंचना ज़रूरी है। तो हमारी इंडस्ट्री में एक टर्म होती है T30, टॉप 30 सिटीज़। तो पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर पैसा ये टॉप 30 सिटीज़ से ही आता था, ज़्यादातर जो SIP आती थी वो टॉप 30 सिटीज़ से आती थी। लेकिन अभी जो विस्तार हो रहा है वो बड़ा B30 सिटीज़ में हो रहा है, बियॉन्ड 30 सिटीज़। और जो नई अभी तो इतनी SIPs आ रही हैं, उसमें से अमाउंट में देखोगे तो करीब 40% का अमाउंट B30 से आ रहा है। बट अगर आप नंबर देखोगे, काउंट देखोगे नई SIPs का, तो 50% से ज़्यादा SIPs टॉप 30 सिटीज़ के बियॉन्ड आ रही है। कल ही की बात है, कल सुबह हमारा HDFC AMC में हम तो बहुत ज़ोर से विस्तार कर रहे हैं, हमने 25 ब्रांचेस, एक की 25 ऑफिसेज़, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स वगैरह मिला के 25 ऑफिसेज़ कल एक दिन में हमने इनॉग्रेट किए। पिछले साल इसी दिन 2 तारीख को 2024 में 24/24 24 नए ऑफिसेज़ खोले, इस साल 25 नए ऑफिसेज़ खोले और 1-2 और खुले होंगे साल में। तो 50 शहरों में, और ये बहुत ही छोटी छोटी जगह, बहुत छोटी छोटी, कोई चित्तौड़गढ़ है, कहीं बारछा है, कहीं सूरत के पास में, बहुत छोटी छोटी जगहों पर सब जगह पे ऑफिसेस खोले हैं। क्योंकि हमारे को लगता है कि चाहे निवेशक आज डिजिटली अवेयर है, डिजिटल निवेश कर रहे हैं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, पार्टनर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्ट चाहिए, वार्म चाहिए। उनका कोई भी क्वेश्चन है तो कोई ना कोई होना चाहिए जो उसका उत्तर दे सके वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अप्रोच है। जिस तरीके से आप, आई थिंक अभी 25 है, 2026 में ये नंबर हर साल बढ़ते ही रहने वाला है। वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, हर घर तक हमें इसको पहुंचाना। तभी हमारे HDFC म्यूचुअल फंड में हम करीब 1.25 करोड़ निवेशकों की सेवा करते हैं, पर ये नंबर धीरे 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 बढ़ता रहेगा और उसी पे हमारा पूरा प्रयास है। ओके, एंड आपसे मैं जब बात कर रहा था, आपने बोला कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बिजनेस, राइट? आपने बोला कि छोटे शहर से भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग जब वो सक्सेस आती है एथिक्स को भूल जाते हैं। तो व्हाट वैल्यूज़ डू यू लुक इन अ फंड मैनेजर कि यार ये फंड मैनेजर में ये वैल्यूज़ मुझे होनी चाहिए? वो जो आपने बोला ना, जब सक्सेस आती है तो भूल जाते हैं, तो वो सक्सेस फिर टिकेगी नहीं ज़्यादा समय तक। अपने वैल्यू सिस्टम पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, एथिक्स पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, तो आपकी सक्सेस नहीं रहेगी। और बाज़ार बहुत स्मार्ट होता है, आप कंपनियों में भी देख लीजिए, जो कंपनियां गवर्नेंस पर ध्यान देती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर ध्यान देती है, हर स्टेक होल्डर का ध्यान रखती है, अल्टीमेटली उनका वैल्यूएशन ऊपर जाता है। कुछ हो सकता है स्टॉक्स, कोई कंपनियाँ शॉर्ट टर्म में चल जाए, बट लंबे समय में वो अच्छा नहीं कर पाएगी। एज एन इंडिविजुअली वही ट्रू है। आपका ब्रांड तभी बनेगा, आपका सक्सेस लाइफ में लॉन्ग टर्म में तभी आएगा जब आप अपने वैल्यू सिस्टम से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो। आपने जहाँ तक फ़ंड मैनेजर की बात करी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी दूसरे का पैसा मैनेज करना एक बहुत ही नोबल जॉब है, एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, मतलब एक बहुत ही पवित्र कार्य है। और ये कहते हैं हमारे लाइक जैनियों में कि बड़े कई जन्मों की पुण्यवानी होगी कि आपको ये जॉब करने को मिला है, कि आप दूसरों का पैसा मैनेज करने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसमें आपसे कभी कुछ गलत नहीं हो जाए। ये भावना मन में रहना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ आप बोलोगे भाई मैं फ़ंड मैनेजर हूँ, ये प्रिविलेज है, ये एक बड़ा ऑनर है, बट आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डीप सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप होनी चाहिए कि हम दूसरों के पैसों के ट्रस्टी हैं, तो हमसे गलत काम नहीं हो जाए। अब कई चीज़ें हमारे बियॉन्ड है। अभी बाजार आज 10% गिर गया तो NAV हो सकता है 8% गिर जाए, 10% गिर जाए, 11% गिर जाए, 7% गिर जाए, वो तो अभी बियॉन्ड हमारे है, मतलब उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जितना हम कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे, तभी आपकी रेपुटेशन बनेगी, तभी विश्वास बनेगा, तभी ट्रस्ट बनेगा। और अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर सब लोग ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। वॉरेन बफेट का नाम सब जानते हैं, उन्होंने बोला है कि मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, मैं भूल गया, आई थिंक इनसाइट आई थिंक एनर्जी एंड ऐसा कुछ है, तीसरा इंटेग्रिटी। बट अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो पहले 2 को भूल जाओ। मतलब अगर कितनी भी इंटेलिजेंस है, कितनी भी एनर्जी है, बट अगर एथिक्स नहीं है तो फिर बाकी 2 का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उस पर्सन को हायर मत करो। बहुत ही सही आंसर दिया आपने। एंड जैसा कि आपने ये कहा कि मार्केट में 10% का करेक्शन भी आ सकता है, तो भी मतलब ज़्यादा भी आए हैं कई वर्षों में। हाँ, तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, आपका करियर 30 साल से, आपने 1992 का बुल मार्केट देखा, 2008 का क्रैश देखा। सो आपसे 2 क्वेश्चन है कि इतने ये 30 साल के पीरियड में आपने काफ़ी मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए होंगे। सो आपका कौन सा एक मल्टी बैगर है जो आपने एकदम अर्ली ऑन आइडेंटिफाई किया?
मैं स्टॉक्स की तो बात नहीं करूंगा, बट एक बात बताऊंगा कि आपने जो बिकॉज जो क्रैश की बात करी ना, हाँ उस समय पर आपको हमेशा लगेगा कि यार अब क्या होगा। हाँ लाइक 99 2000 का या 92 का अगर आप देखो क्रैश, मतलब 89 90 में करीब 1000 के आसपास सेंसेक्स था, वहाँ से 4000 चला गया, 4000 के बाद नीचे ऑलमोस्ट बाजार लाइक आधा हो गया, फिर वापस 4000 गया, फिर नीचे आया, फिर फरवरी 2000 में 6000 सेंसेक्स हो गया, और अगले 3 साल तक मंदी रही और 3000 का सेंसेक्स आ गया 2003 होते होते। पर वहाँ से 3000 से हमने फिर 21000 की जर्नी देखी। तो ये उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, पर वो जिसने विश्वास बनाए रखा उसी के वो 10,000 के 20 करोड़ आज हो पाए। अगर अब कहीं भी आपका वो विश्वास टूट गया कि देश अच्छा करेगा, है कि कंपनियां अच्छी करेगी और कंपनियां अच्छी करेगी, देश अच्छा करेगा, तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होएगा, बाजार ऊपर नीचे जाता रहेगा। वो एक बहुत अब मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा लेसन है। अग्री। तो मतलब बेसिकली मैं एक स्टडी भी देख रहा था कि अगर आपने मार्केट में 7 साल तक पैसा रखा है पिछले 20 साल में, तो 98% आपका पैसा आपको मतलब नेगेटिव नहीं है। वही अगर आपने 15 साल रखा है तो कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि पीरियड नेगेटिव, आपका रोलिंग रिटर्न नेगेटिव। तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और बात बताऊँ सौरभ, कई जन ऐसे मिलते हैं ना, अरे सर मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर, 3-5 साल देखूंगा नहीं। फिर मैं पूछता हूँ आपकी एज क्या है, बोले 43 साल। तो मैंने कहा 3-5 साल बाद आप 48 साल के होगे, अगले 20 साल क्या करोगे, 40 साल क्या करोगे? पैसा तो बहुत लंबे समय तक चाहिएगा, राइट। अभी एवरेज एज इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 जब हम आज़ाद हुए तब 36-37 साल थी। आज वो मेरे ख्याल में उसकी डबल होगी, और अगले 20-30 सालों में जिस तरह से मेडिकल साइंस की उन्नति हो रही है वो शायद 100 साल हो जाए। तो आपको 30-40 साल तक पैसा चाहिएगा, तो आपको 20-30 साल 40 साल तक पैसा लगाना है, 20-30 साल उसको यूज़ करना है। तो सोच जो है वो कई दशकों की होनी चाहिए, वर्षों की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफेट का आपने नाम लिया था, वो अभी भी लॉन्ग टर्म, ही इज़ 90 to 94, वो अभी भी लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। तो उन्होंने 11 साल की उम्र में चालू करा और बोला कि मैं मिलेनियर बनूं। शायद वो 30 साल की उम्र में मिलेनियर कुछ बने होंगे, मिलियन का मतलब 10 लाख। फिर शायद वो बिलेनियर बने कुछ 40-50 की एज में। उसके बाद बल्क ऑफ जो पैसा है वो 50 साल की एज के बाद बना। और वो कई बार ऐसा मजाक में या सीरियसली बोलते हैं कि यार मैं शायद थोड़ा जल्दी कर देता तो अच्छा हो जाता, और 11 साल की उम्र में चालू किया कि मैं थोड़ा जल्दी कर देता तो अच्छा हो जाता। बिल्कुल। तो सर आपसे ये समझना चाहूँगा कि सी एवरीवन जो मार्केट में समझो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहा है, एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है कि हाँ चलो ये स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं, ये मल्टी बैगर हो सकते हैं। नो वन फाइंड्स द मल्टी बैगर एट द स्टार्ट। बट क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनने में? स्टॉक्स का नाम नहीं लेना, बट ये चीज़ें हम देखते हैं जो स्टॉक में मल्टी बैगर बनने की कैपेबिलिटी है। एंड वंस यू बाय, आपको तब समझ में आता है कि 1 बैगर 10 बैगर, तब आपको समझ आता है ये 100 बैगर भी हो सकता है। मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा यार तो आप बहुत सिंपल बात बता रहे हो, लेकिन वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट और राइट वैल्यूएशन। अभी दिखने में तो बहुत इजी लगता है, इसमें क्या खास बात बताई मैंने, बट अल्टीमेटली क्या है, एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए। अब अच्छा बिजनेस क्या है, मतलब बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसमें ग्रोथ है आगे जाके, उसके अंदर कैपिटल एफिशिएंसी है, जो आप बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, यही तो थोड़ी सी चीज़ें हैं उस बिज़नेस के अंदर। साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपका जो बिज़नेस है अगर वो उसमें अपॉर्चुनिटी ग्रो होती रहेगी, आपने कंपेटिटिव एडवांटेज बना रखा है कि आपको कोई कंपटीशन आके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम नहीं कर रहा है या आपसे मार्केट नहीं छीन रहा है, अगर आपने इस तरह से अपने बिजनेस मॉडल को बनाया तो आप अच्छा करते रहोगे। एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए जो राइट कैपिटल एलोकेशन करता है, हर एक स्टेक होल्डर का ध्यान रखता है। ये जो मैंने बताया कैपिटल एफिशिएंसी है कि रिटर्न देना है हर शेयर होल्डर को, इंटेग्रिटी है जिसमें विजन है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, तो कई सारी क्वालिटीज़ है मैनेजमेंट में। अच्छा मैनेजमेंट देखना है आपको, और पर उसका राइट वैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी है तो लोग सबको दिख रही है, वो बाजार तो स्मार्ट है तो उसका वैल्यूएशन भी उतना हो जाएगा। अब उन तीनों चीज़ों का एक क्या कहूँ मैं, तीनों को साथ में रख के एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना। और भारत में ऐसा है कि भाई ग्रोथ जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में गिवन है, बट कंपेटिटिव एडवांटेज बना लेना, जिसको बफेट की भाषा में कहते हैं मोड बना लेना, वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप अबंडेंट है। आप अगर एक दुकान आपकी अच्छी चल रही है तो उस बाज़ार में 5 दुकानें और खुल जाएगी उसी बिज़नेस की। एक अगर कोई मिनरल की बॉल मिल मैंने देखा एक गांव में लगी, एक ने अच्छे पैसे कमाए तो 100 जने और लगा लेंगे। एक कहीं पर अगर आपके कोई सीमेंट पाइप की
किसी ने फैक्ट्री लगाई, ऑर्डर मिल गए 4, तो आप देखोगे 25 जने और मुहूर्त कर देंगे, क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। अब उसके अंदर आप किस तरह से मोड बनाते हो, आप आपके बिजनेस में ऐसा क्या करते हो, थ्रू इनोवेटिव मीन्स, थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी, थ्रू कांस्टेंट कुछ भी, चाहे आपकी मार्केटिंग है, द वे यू हैंडल योर कस्टमर, द वे यू हैंडल योर सप्लायर, द वे यू बिल्ड द बिजनेस, कि वो मोट रहे और प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू हो, वो उतना इजी नहीं होता है। बट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया सही मैनेजमेंट, एक अच्छा बिजनेस, और आपने अगर बहुत ओवर पे नहीं किया उसके लिए, तो वो धीरे धीरे कंपाउंड होते रहते हैं। सो राइट बिजनेस एट द राइट वैल्यूएशन, जिसमें मोट हो। एंड सी, मतलब हर इन्वेस्टर अपने जर्नी में बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं, लाइक इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो आपकी इस जर्नी में लाइक ऐसी कौन सी 1-2 गलती थी जो आपने लाइक आपको लगा कि यार हाइंडसाइट में आपको पता चला यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? बहुत सारी होएगी, तो अपने जितना समय भी लिया उससे ज़्यादा समय लग जाएगा गलतियां बताने में, क्योंकि गलतियां तो होएगी। आप अगर 10 डिसीजन ले रहे हैं बाजार में, तो 10 के 10 सही जा ही नहीं सकते, मतलब कोई बहुत कितना भी लक होगा तो भी नहीं जाओगे। पर अगर आपके 6 सही चले गए, और या सपोज 4 सही चले गए, लेकिन 4 वहाँ थे जहाँ आपका बड़ा पैसा लगा हुआ था, 6 मिस्टेक थी जहाँ आपका कम लगा हुआ था, फिर भी आप ठीक कर जाओगे। सारे डिसीजन आप सही करने की कोशिश नहीं, मतलब कोशिश तो करोगे, पर होंगे नहीं, वैसे इतना इजी नहीं होता है। फिर तो आप गॉड हो गए, जो कोई भी नहीं है हमारे में से। गलतियाँ 2 तरह की हो सकती है। एक हो गई जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, कि हमने एक स्टॉक लिया और उसमें चाहे कोई भी कारण से, और स्टॉक ने अच्छा नहीं करा, हमारी इन्वेस्टमेंट जो थीसिस थी वो वर्कआउट नहीं हुई, या मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे हम डिसअपॉइंट हो गए, बिजनेस मॉडल में कुछ हो गया, रेगुलेटरी चेंज, कुछ भी, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो गई कि हमने स्टॉक लिया और उससे अच्छा नहीं किया। एक होती है क्योंकि हम लोग रिलेटिव रिटर्न इन्वेस्टर हैं, इंडेक्स के सामने हमको अच्छा करना है। एक होती है एरर ऑफ ओमिशन, कि यार एक बहुत अच्छी कंपनी थी, हमने देखी लेकिन हमने नहीं ली कोई भी कारण से, चाहे हम मॉडल को नहीं समझ पाए, हम मैनेजमेंट के विजन को नहीं रीड कर पाए, या हमको लगा वैल्यूएशन ज़्यादा है अभी नहीं लेते हैं, और लेकिन वो स्टॉक चलता ही चला गया। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, बिजनेस ने बहुत अच्छा किया, और वैल्यूएशन बढ़ता ही रहा, और अर्निंग्स ग्रोथ आती रही, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है। हम कोशिश करते हैं कि एरर ऑफ कमीशन कम हो, एरर ऑफ ओमिशन हो गई फिर भी चलेगा, लेकिन गलती वहाँ कम करने की कोशिश करें। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलतियाँ नहीं होगी, गलतियाँ तो होएगी। बाजार भी आपको एक थोड़ा लेवल पे लाता रहता है, नहीं तो फिर ह्यूमिलिटी कैसे आएगी। छोटे मोटे झटके हाँ आते रहेंगे, बट धीरे धीरे आप एक कोशिश करो कि डिसिप्लिन आपका जाए नहीं, जहाँ आपका कन्विक्शन है, जहाँ पर अच्छा स्टॉक है, अगर कभी बाज़ार में उतार चढ़ाव भी हुआ, अगर जहाँ तक फंडामेंटल सही है, आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस सही है, तो आप उसके साथ डटे रहें। बिल्कुल, आपने से एकदम राइट तरीके से एक्सप्लेन किया। एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर्स जो कहते हैं कि डोंट ओवर डाइवर्सिफाई, कि आपके पूरे लाइफ में आप 2 या 3 स्टॉक्स होंगे जो आपको पूरा पैसा बना के देंगे। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट, कि एक बंदा जो चालू कर रहा है, इज़ ओवर डाइवर्सिफिकेशन गुड, और कि नहीं, आपको जो स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन उसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होनी चाहिए? सो एक्सेप्शनल मनी बनती है नॉलेजेबल कंसंट्रेशन से, अच्छी मनी बन सकती है, बढ़िया पैसा बन सकता है प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन से। बट एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन या एक्सेसिव कंसंट्रेशन अगर सही नहीं है, तो उसमें बड़ा लॉस, मतलब पैसा नहीं बनेगा। ये इजी बैलेंस करना नहीं है, ये डिपेंड करता है ईच इन्वेस्टर में, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। कई ऐसे हैं जिन्हों के शायद 5-7 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, उसमें से 2-3 ने बहुत अच्छा कर दिया और उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए। कई निवेशक मैं ऐसे जानता हूँ जिनका पोर्टफोलियो में 70-80 स्टॉक होंगे, फिर भी वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। वैसे मतलब देयर आर लॉट ऑफ दीज theories that beyond 25-30 stocks there is no diversification, then you get market return. But I know a lot of investors, I know a lot of fund managers who would have much higher number of stocks in their portfolio. They manage the risk well and they have delivered very well. अमेजिंग। एंड नवनीत जी, एक मार्केट आउटलुक पे बात करना चाहूँगा कि तो FII ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग की है, एंड ये सब अब अब्जॉर्ब होने लग गई है, बिकॉज अपना जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है इतने ज़्यादा है कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल। सो बट मैनी पीपल आर सेइंग, फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं कि मार्केट आर स्टिल एक्सपेंसिव। सो व्हाट इज़, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज़ योर आउटलुक फॉर 2025, कि अभी आज निफ्टी जहाँ पे, या मार्केट में जहाँ पे, क्या आपका व्यू बनता है यहाँ पे? इज़ इट अ गुड वैल्यू, और अभी भी
आपको लग रहा है कि रूम फॉर करेक्शन है? नहीं, लास्ट कुछ महीने से थोड़ा प्राइस करेक्शन हो गया, थोड़ा टाइम करेक्शन Yes. हो गया, बाजार चला नहीं है तो थोड़ा तो बाजार में करेक्शन हो गया। एक समय ऐसा था कि जब वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए, बाजार में नंबर से ज़्यादा नैरेटिव्स हो Yes. गया, बाजार में फंडामेंटल्स, आई मीन प्राइजेस वर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता था। बाजार एक पेंडुलम की जैसे होता है, वो एक एक्सट्रीम पे जाता है फिर एक दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है। तो हमने एक वो एक्सट्रीम देखा, अभी दूसरे एक्सट्रीम पे हम नहीं गए, शायद नहीं जाएं क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, आप चाहे फिस्कल साइड पे देखो, चाहे आप ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स देखो, चाहे आप करंट अकाउंट साइड से देखो, कोई भी साइड से देखो, तो इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट्स एक बहुत अच्छे शेप में है। चैलेंज एक ही था बाजार में, वैल्यूएशन ज़्यादा थे, तो वैल्यूएशंस कुछ करेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अगले कई महीनों तक ऐसा स्टॉक पिकिंग का एक मार्केट रहेगा, चाहे बाजार ओवरऑल लेवल पर बड़ा रिटर्न नहीं दे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पर वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अमेजिंग। एंड मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ब्रूस्ड लार्ज कैप्स, राइट, लार्ज कैप्स, काफ़ी लार्ज कैप्स ने परफॉर्म नहीं किया है, काफ़ी बड़े नाम्स अच्छा करेक्ट हुए। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक टैक्टिकल एलोकेशन से आपका क्या व्यू है कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में आउट परफॉर्म और लार्ज कैप्स जहाँ पे आई थिंक अब अच्छी वैल्यू आ रही है, दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको लो रिस्क से एक कंसिस्टेंट रिटर्न बन सकता है। तो व्हाट इज़ योर व्यू? सो हमारे फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो लार्ज कैप्स में ज़्यादा है। अगर आप वैल्यूएशंस कंपेयर करोगे इंडेक्स लेवल पर, लार्ज कैप इंडेक्स देखो, अगर आप निफ्टी देखो या BSE 100 देखो वर्सेस मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स, तो लार्ज कैप्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, वहाँ पर निवेश करना चाहिए। मिड एंड स्मॉल कैप्स में लंबे समय में एक एडवांटेज होता है फंड मैनेजर के पास कि वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स हैं, आपको उसमें से लेने, अब वहाँ पर मिड कैप में 150 स्टॉक्स होते हैं, जो नेक्स्ट 150 हैं वो मिड कैप में चूज़ करने को मिलते हैं। स्मॉल कैप में सैकड़ों कंपनियाँ, अब आपको उसमें से कुछ अच्छी कंपनियाँ निकालनी है, एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको कुछ ना कुछ मौके उसमें मिल जाते हैं। बट अगर मैं खाली पी रेशो देखूँ इंडेक्स लेवल पर, लार्ज कैप का, मिड कैप का या स्मॉल कैप का, तो आज की तारीख में लार्ज कैप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। हाँ, ओके। एंड नवनीत जी, पिछले 30 साल में जो इन्वेस्टिंग के तरीके काफ़ी चेंज हुए, जैसे कि न्यू एज बिजनेसेस आ गए, उनको बहुत लोगों ने स्किप भी किया बिकॉज वो वैल्यूएशन कभी कंफर्टेबल था नहीं, एंड स्टिल वो कंटिन्यू टू आउटफॉर्म कर रहे हैं। जैसा आपने बोला ना, एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, तो वो स्टॉक्स अभी भी लाइक काफ़ी नाम नहीं ले रहे, बट काफ़ी स्टॉक्स है जो रिसेंटली लिस्ट हुए, काफ़ी पॉपुलर नेम्स हैं, दे हैव आउट परफॉर्म। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक एक कोई फॉर्मूला है ये न्यू एज बिजनेस को वैल्यू करने का? बिकॉज फंडामेंटल से आप जाओगे तो कभी इन स्टॉक्स को नहीं ले पाओगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? सो ये तो हमेशा रहा है। अगर आप सेंसेक्स की जर्नी देखो पिछले 40 साल की, तो आप 80s में जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां दिखेगी उसमें। सम ऑफ द लार्जेस्ट वेट विल बी टेक्सटाइल कंपनियां। ऑलमोस्ट मिड 90s तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट ज़ीरो था, ज़ीरो। ओके। और पीक में 40% हो गया, ज़ीरो से 40% हो गया। हेल्थ केयर में खाली कुछ MNCs कंपनीज थी, डोमेस्टिक कंपनीज कोई थी नहीं अर्ली 90s में। फिर बहुत सारी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई उसके अंदर। तो ये तो चेंजेस हमेशा हुए हैं, राइट। अब IT कोई बिजनेस ही नहीं था 80s में, 90s में लिस्टिंग चालू हुई, बहुत वैल्यूएशंस हो गए, वो 100 150 के पी पर IT कंपनी ट्रेड हो रही थी। सबको लगा अगले कई दशकों तक एक बहुत बड़ी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, बट वो 100 का पी पहले से ही था। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ सालों तक पैसे बने, फिर बिल्कुल पैसे नहीं बने 5-7 साल, बट फाइनली बाद में पैसे बने। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक नए बिजनेस को चेस करने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे कर रहे हैं आज ही, तो हो सकता है आपका रिटर्न अच्छा नहीं बने, वो बिज़नेस अच्छा करेगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, कौन सा एग्जांपल दूंगा आपको, टेलीकॉम सेक्टर। सो टेलीकॉम सेक्टर ऐसा था, अगर मैं आपको 15 साल पहले बोलता कि 15 या 20 साल पहले सपोज़ कि इंडिया में तो खाली अभी 10 करोड़ से भी कम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, 100 करोड़ हो जाएगा, डेटा कंजम्पशन तो अभी है ही नहीं, डेटा कंजम्पशन इतना मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि यार फिर तो सारा पैसा, और उस समय तो उनके 35-40% EBITDA मार्जिन थे। तो आप बोलोगे कि सब पैसा इसी में लगा देना चाहिए सेक्टर में, और वो सेक्टर की ग्रोथ तो एक्चुअली और भी ज़्यादा हुई उससे। लेकिन एक लंबा समय था जब उनमें पैसा नहीं बना और फिर बाद में बना। तो वो वैल्यूएशंस देखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एंड काफ़ी जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, सो आई वांट टू न्यू दैट एज अ फंड मैनेजर,
डू यू सी दैट द रोल ऑफ AI इन इन्वेस्टिंग की आगे जाके AI का क्या रोल होगा? कैन AI एवर रिप्लेस अ फंड मैनेजर? ऐसा आपको लगता है, या तो फिर कैन दे गो बोथ हैंड इन हैंड? जब मैं 1980 में निवेश करता 80 के दशक में निवेश करते थे ना, तो हमारे पास एनुअल रिपोर्ट बहुत दिनों बाद आती थी, हमारे पास कंपनी की वही इंफॉर्मेशन थी, या कुछ अखबार में न्यूज़ आ गई, वो जो मैगजीन्स आती थी कैपिटल मार्केट, दलाल स्ट्रीट वगैरह, हम वो पढ़ते थे, न्यूज़पेपर आते थे, खाली वो पढ़ते थे, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर इंटरनेट आ गया तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलने लग गई, फिर आपको बहुत सारे आजकल तो स्क्रीनर आ गए और ये सोशल मीडिया आ गया तो आपको कुछ और हो गया, ये सब हो गया। फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग चेंज नहीं होते हैं ऑनेस्टली, बट ये टूल्स चेंज होते रहते हैं। जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता था वो बहुत चेंज हो गया। कंपनी से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी नहीं थे, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए 90s के दशक के बाद, जब इन्फोसिस वगैरह कुछ कंपनी ने चालू करा और फिर रेगुलेटरी चालू हो गया। बट उससे इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल टेनेट्स, इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी है, बट ये जो टूल्स हैं आपको अगर एक एफिशिएंसी देते हैं, आपको अगर एक प्रोडक्टिविटी टूल देते हैं, तो उनका हमेशा यूज़ करना चाहिए। और AI में तो डेफिनेटली बहुत कैपेबिलिटी है, प्रोसेसिंग पावर या कंप्यूटिंग पावर अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स है। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस पर नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिंग पर नहीं, पर हर क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा असर होगा। तो वो हर एक को अपने को उसी हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो AI जैसे जैसे वी हैव टू अडेप्ट फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सी, आप एम्फी के चेयरमैन हैं, एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ एज एम्फी चेयरमैन कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपकी अभी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है? हम रेगुलेटर से बहुत क्लोजली काम करते हैं और हमारी एक ही सबके मिलकर प्रयास रहता है। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही गर्व का विषय है कि 44-45 प्लेयर जो इंडस्ट्री के, हम सब साथ में मिलकर कार्य करते हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा एक बड़ा एजेंडा है। आप म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन देखते हैं, पर वो तो एक आप एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखते हैं, पर उसके पीछे भी हम लोग बहुत कार्य करते हैं कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको एनलाइटन करें। अपने कैंपेन देखा होगा KYC आसान है, भारत फ़र्क पहचानेगा कि कोई आप कहीं डिजिटल फ्रॉड में नहीं फंस जाएं, वो सब में हम बहुत कोशिश करते हैं। ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बढ़ता रहे, हम रेगुलरली कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़े, इन्वेस्टर्स का कन्वीनियंस बढ़े, इन्वेस्टर्स का एक फेथ जो इस प्रोडक्ट पर है वो बढ़ता रहे। तो हम रेगुलेटर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ क्लोजली काम करते हैं। और इंडस्ट्री को बढ़ाना है बहुत। अभी तक हमने हमारे 5 साल पहले करीब 2 करोड़ यूनिक पैन लेवल पर निवेशक थे, आज 5 करोड़ वो क्रॉस हो गए। 3-4 करोड़ इन्वेस्टर्स पिछले 5-7 सालों में जुड़ गए। 4,000 करोड़ महीने की SIP थी 2016 में, आज 25,000 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन नंबर कहीं गुना हो जाएगा। ये 5 करोड़ वाले निवेशक मुझे लगता है कुछ वर्षों में 10 करोड़ हो जाएंगे। उसके बाद भी हमें लगेगा कि अभी तो हम कितने से परिवारों तक पहुँचें, कितने परिवारों तक और पहुँचना है। तो लक्ष्य यही है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दिस। एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक इतनी बड़ी कंपनी के MD एंड CEO है विच इज़ रनिंग सक्सेसफुली, व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टू रन अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म? इन्वेस्टमेंट फर्म अलग अलग तरह से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोग बात करेंगे इक्विटी, फिक्स इनकम, मनी मार्केट, वो बात करेंगे T30, B30, वो बात करेंगे एक्टिव पैसिव, वो बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल, रिटेल, वो बात करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस PMS। या मैं बोलता हूँ हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंस क्या है, हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये तीनों का एक समागम, यही तीनों पर हम कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। यही तो हम बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हम लोग? यही बेच रहे हैं ना, हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेट कैपेबिलिटी और द प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, कि हम सही चीज़ सही तरह से निवेश कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को चाहे वो एक प्रोडक्ट के जरिए उनको दे रहे हैं। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, बाकी सब चीज़ें बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तब है कि जब आप क्लाइंट्स को सेंटर में रखते हो। मैं कई सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं बहुत सारे P हैं, पीपल, प्रोडक्ट, फिलॉसफी, प्रोसेस, पार्टनरशिप, प्लेटफॉर्म, वो सब चीज़ें। बट सबसे बड़ा P जो इम्पोर्टेंट है वो पर्पस क्यों कर रहे हैं। हमको पता है व्हाट वी आर डूइंग, हाउ आर वी डूइंग, बट व्हाई आर यू डूइंग इट? वी आर डूइंग इट बिकॉज वी वांट टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। वो पर्पस को अगर बीच में रखेंगे तो सब कुछ
सही होगा। बाकी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आप यस जितना भी डिस्कस करो, एक अलग शो कर लेंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं कि हम कैसे निवेश करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से एक प्रोडक्ट मैनेज होता है एंड ऑल दैट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि अगर पर्पज़ आपका सही है कि वी वांट टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाना है लंबे समय में, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक होती जाती है। बिल्कुल अमेजिंग। एंड आपने अपना पर्पस कहा टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। मैंने आपका विजिटिंग कार्ड देखा, योर विजन इज़ टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर इन असेट द मैनेजर इन द वर्ल्ड। यस मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत सपोज आज की तारीख में हम 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर हैं, हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी बन जाएंगे। अगले कई दशकों में हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 20-30 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएंगे। तो कोई असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ेगी, हम भी बहुत बड़े बन जाएंगे साइज़ में। लेकिन वो जॉय नहीं आएगा कि हम विश्व के सबसे बड़े 100 असेट मैनेजर्स में या 50 में या उस 10 में हमारी गिनती आ गई। जॉय तब आएगा कि एक भारत में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट रेस्पेक्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अमेजिंग सर। जैसा कि अभी इंडिया लाइक यूएस में सब टेक में इंडियन सीईओज है, आई थिंक आने वाले दिनों में हम एसेट मैनेजमेंट में भी ऐसा ही देखेंगे। बिल्कुल 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 देखेंगे। एंड सर आपने स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि आपके पापा ने लाइक आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। लाइक मैं पढ़ भी रहा था कि वो आपको बोलते थे कि बुक्स पढ़ो, ये करो, एंड आपने काफ़ी पढ़ाई की है, सीए किया, काफ़ी चीज़ें आपने की है लाइफ में, पढ़ाई को आपने ध्यान दिया है। बट आई वांट टू नो आपके पापा के अलावा मार्केट में कोई ऐसा पर्सनालिटी जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए कि यार हाँ मुझे इस मार्केट में कुछ तो आगे करना है, एनी? बहुत लोगों को एक्चुअली, जब आपने सीएफए का नाम लिया, मैं सीएफए सोसाइटी में बहुत इन्वॉल्व रहा, मैं वॉल्टियर रहा बहुत साल तक। बड़ा आनंद था वो, क्योंकि हम बहुत अच्छे दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों को इंटरव्यू करने का हमें मौका मिला, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं भारत के बाहर भी जाता था, तो हॉवर्ड मार्क्स से लेके मतलब इतने बड़े बड़े जो विश्व के गुरु हैं उनको हमको मिलने का, उनको समझने का, उनको पढ़ने का मौका मिला। यहाँ भी मैं बहुत लकी रहा। इतने इन्वेस्टर्स, बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स, इतने अच्छे लोगों के साथ कार्य किया मैंने, चाहे बिरला ग्रुप में हो या एसबीआई में जो मेरे कलीग्स थे, या एचडीएफसी में। यहाँ तो इतने अच्छे निवेशक हैं पिछले 20-30 वर्षों से, तो उन सब के साथ कार्य किया। बाज़ार में भारत में इनक्रेडिबल टैलेंट है, इन्वेस्टिंग में इनक्रेडिबल टैलेंट है। दूसरी सीख मिलती है जब हम कंपनियों को मिलते हैं। जब आप कंपनियों को मिलते हो, मैनेजमेंट को मिलते हो, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि सर हम तो खाली आपका शेयर ले लेते हैं, बेच लेते हैं, बट बिज़नेस तो आप चलाते हो। हम तो आप लोगों से सीखते हैं, आप लोग जब बताते हो तब उन वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और हम तो एक निमित्त हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि हम, हमारे ज़रिए हम वो निवेश होता है वहाँ पर। जब हम निवेशकों को मिलते हैं तब भी बहुत सीखते हैं, उनसे भी, इन्वेस्टर से मिलते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हर जगह देयर इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अमेजिंग सर। सर मैं आपका एक टिपिकल आपका डे क्या होता है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि मॉर्गन स्टैनली में था मैं 1 साल। वहाँ भी, चाहे मैं बहुत छोटे से समय के लिए था, लिटिल ओवर अ ईयर, बट बहुत आउटस्टैंडिंग लोग थे मेरे कलीग्स, बहुत सीखा उन सब से। तो सर व्हाट इज़ योर टिपिकल डे लुक लाइक कि आप, हाउ डज योर डे लुक लाइक? कुछ फिक्स नहीं होता। आज हम ये कर रहे हैं दोपहर में, कल हमारा यस्टरडे हमारा 24 ब्रांचेस का, 25 ब्रांचेस का, 25 ऑफिसेस का इनाग्रेशन था, तो हम काफ़ी बिजी उसमें थे। परसों कुछ और ही था। काफ़ी मैं ट्रैवल करता हूँ भारत के अलग अलग शहरों में, जाकर हम हमारे पार्टनर्स को मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। काफ़ी समय हमारी जो इंडस्ट्री बॉडी है एमफी, हम सब लोग, सब साथी मिलकर कार्य करते हैं कि हम इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाएं, इंडस्ट्री में कैसे और ट्रस्ट बिल्ड करें, इंडस्ट्री में और कैसे ट्रांसपेरेंसी करें। तो ऐसा कुछ फिक्स डे नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ रहता है। बहुत सारी, जैसे अब लिस्टेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनी हैं, तो चाहे वो एएमसी की बोर्ड मीटिंग, ट्रस्टी कंपनी की बोर्ड मीटिंग, हमारी इंटरनल इन्वेस्टमेंट कमेटी, हमारी रिस्क कमेटी, हमारी आईटी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डे। थैंक यू सर फॉर द अमेजिंग आंसर। अभी मैं से आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी आंसर देना है, एंड देन आसान पूछेगा। स्टार्ट में मैंने कहा ना मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। नया साल शुरू हुआ है, सो व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर? एक अगर आपको बोलना हो तो। तो मैंने कहा हमारा तो रोज़ का जो मिशन है, वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, जो अभी के निवेशक हैं उनकी हम पूरी सेवा करें, और नए इन्वेस्टर्स जोड़ें। और सेल्फ अगर देखूँ तो थोड़ा सा एक हेल्थ, आई थिंक थोड़ा मेरे को और ध्यान देना चाहिए। आप बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं, आपने आउटलायर्स मेंशन भी किया। विच इज़ योर फेवरेट बुक कैन बी इन्वेस्टिंग एनीथिंग?
एक किताब है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, मैंने बहुत बार कोट करी है। अगर आप ये इंडिया के स्क्रिप्चर्स हैं, बेस्ट हैं, सबको पढ़नी चाहिए। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जिन सूत्रा पढ़ो, आगम पढ़ो, आप धम्मपद पढ़ो, आप गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। मुझे लगता है ये रोमन एम्परर था, उसकी डायरी है, सैकड़ों साल बाद पब्लिश हुई, 2000 साल पुरानी किताब है ये, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। मुझे लगता है वो तो गजब की समरी है 100-150 Okay. पेज के अंदर यार। So like you think that should be read by everyone? दिस इज़ वन, बट आप अगर गीता पढ़ रहे हैं रोज़ तो बहुत अच्छा है। आप अगर आगम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, उत्तरायण सूत्र पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है। भारत में तो मतलब आपको कितना लक चाहिए। मैं बोला ना, हमारे एक वर्ड होता है पुण्यवानी, Yes. जो मारवाड़ी हैं या वो वो समझ सकते हैं कि आपको बहुत जन्मों की पुण्यवानी चाहिए कि आप इस धरती पर हो। बिल्कुल सर। सर आपका विजन तो आपने जैसे किया कि टू बी द बेस्ट एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड, टू बी द मोस्ट रेस्पेक्टेड। यस बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं Yes. है। बेस्ट मतलब आप मार्केट कैप में हो या आप असेट्स में हो या रिटर्न, अब सब तरीके से रेस्पेक्ट तब आएगी जब आपको लोग बोले कि यार ये बहुत रेस्पेक्टेड है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इनकी। वो एक बहुत ही गरिमा का विषय होगा यार। तो अदर देन बीइंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज योर चेज और एंड गोल? तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ उसे। हम क्षण भंगुर है जीवन। मुझे पता नहीं है मैं अगले क्षण रहूँगा क्या, मुझे नहीं पता मैं अगले साल रहूँगा क्या। हम बहुत छोटे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ी हैं, हम जहाँ कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है यूनिवर्स ने हमारे लिए एक रोल बनाया है। मैं एक स्वामी शरणानंद जी को फॉलो करता हूँ, कहता वो जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, ज़िंदगी का राज है जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। तो देयर आर 3 थिंग्स, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। क्या आंसर दिया। अगर आपके पास एक बिलबोर्ड होता, बहुत बड़ा बिलबोर्ड, जिस पे आप कुछ भी एक मैसेज लिख सकते हैं टू फॉर ऑल द इंडियन इन्वेस्टर्स, तो वो क्या मैसेज होता? म्यूचुअल फंड सही है। अमेजिंग आंसर। एक ऐसी मिस्टेक जो लोग मार्केट्स में करते रहते हैं, एंड लाइक व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? भारत में तो जो निवेश नहीं करते हैं वो एक बड़ी मिस्टेक है कि लोगों को डर लगा रहता है। डर Biggest- होना चाहिए। The biggest risk is not taking any risk. रिस्क तो है ही, बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, पर नहीं करने में बड़ी रिस्क है। आई थिंक लोग लॉन्जेविटी को नहीं समझ रहे हैं कि आप 100 साल जिएंगे या उससे भी ज़्यादा जी जाएंगे, और आपको लंबा समय चाहिएगा जब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं ना, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि वो शिप्स आर सपोज टू बी हाँ एग्जैक्टली, वो हार्बर पे नहीं होना चाहिए। Yes. वहाँ पे सेफ है हार्बर पे, Yes. लेकिन वो शिप का Meant काम to नहीं save. है। एंड सर आपने ये मुझे पहले भी आंसर नहीं दिया। एक कोई मेंटर आपका मार्केट में जो आपको लगा कि हाँ दिस इज समथिंग, मैं मेरी इंस्पिरेशन है, कोई भी हो सकता है क्या जिससे आपको नहीं, इंस्पिरेशन? मैं मतलब बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अगर एक नाम दूंगा ना मुझे लगेगा कि यार मेरे को उनका दे देना चाहिए Okay. था। मैंने इतना सीखा है, मैं इतना लकी रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं उन 50-100 लोगों से कंपेयर करूँ जिनके साथ तो बहुत क्लोजली काम किया है, Okay. तो मैं तो कहीं नंबर ही नहीं आता मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, जैसे अभी दीपक पारेख हमारे बोर्ड के चेयरमैन है, HDFC ग्रुप खड़ा किया, ST पारेख है, उनका लेगेसी सेंटर है। लोगों को देखना चाहिए कि कैसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुई हैं। उनके 3 वर्ड्स हैं, लर्न, अर्न, रिटर्न। मतलब आप सोचो 3 शब्दों में कोई आदमी आपको क्या ज्ञान दे सकता है पूरे जीवन का। जीवन क्या है? लर्न, अर्न, रिटर्न। अर्न का मतलब पैसा कमाना ही नहीं है खाली। अर्न मतलब आपने एक नेटवर्क बनाया, आपने एक इज्जत बनाई है, आपने एक समझ बनाई है, आपने एक वेल्थ बनाई है। तो वो अर्न करोगे, लर्न करोगे तो ही अर्न करोगे, अर्न करोगे तो रिटर्न करनी है, और ये चलता रहना चाहिए जीवन भर। क्या आंसर दिया है। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आया, एंड आपके जो आंसर्स थे, शायरीज थी, काफ़ी अच्छी थी, आपने एकदम खुल के चीज़ें की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच सौरभ, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।